हेडिंग डालो कॉपी में। कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कॉस्टिंग का घर का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। घर का नाम बोले तो आपको भी घर में उल्टे पुल्टे नाम बोले जाते होंगे, है कि नहीं? उसके भी दूसरे नाम है, कई लोग इसको कॉस्टिंग बोलते हैं, कई लोग इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। आपके एग्जाम में 40 मार्क्स के लिए है। ये कॉर्पोरेट से ज़्यादा स्कोरिंग है और कॉर्पोरेट से ज़्यादा रुलाएगी। ज़्यादा स्कोरिंग है, ज़्यादा रुलाएगी, कहने का मतलब है यहाँ फॉर्मुले ज़्यादा है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ फॉर्मुलेज आएंगे। अच्छी बात यह है यहाँ पे सेक्शंस नहीं है, यहाँ पे लॉ नहीं है कहीं, तो आपको सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं, आपको लॉ याद करने की जरूरत नहीं। बट स्टिल फॉर्मुलेज हैं, तो अल्टीमेटली राउंड ऑफ करके वही चीज़ बन जाएगी। 40 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें आज हम लोग जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं उसका नाम है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस। आपके एग्जाम्स के लिए वेटेज है इसकी 6 to 14 मार्क्स। 6 to 14 मार्क्स। 14 नंबर बेटा कम नहीं होते, 14 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से इस टॉपिक को करना, बढ़िया नंबर आपको ये दिला के जाएगा। हमारे मॉड्यूल में इसके ज़्यादा क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, पर इसके क्वेश्चन में क्लास में आपको बना दूंगा कि कैसे कैसे वेरिएंट्स में इसके क्वेश्चन जो आ सकते हैं। पहला वेरिएंट इसका है कि सीधा आपसे फॉर्मूले पूछ ले जाएंगे। दूसरा वेरिएंट है आपका थ्योरी। तीसरा वेरिएंट है इसके आपके प्रैक्टिकल। देख लें, 3 तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट वन इज फॉर्मूले बेस्ड। फॉर्मूले बेस्ड मतलब एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आपसे बोलेगा कि करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है, और आपको 4 फॉर्मूले बता देगा, उसमें से आपने एक जो सही फॉर्मूला है वो सेलेक्ट करना है। करंट रेशियो आपने बचपन में पढ़ा होगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। बाकी 3 कोई बेकार फॉर्मूले देगा, उनको हमें इग्नोर करना। दूसरे क्वेश्चन आएंगे आपके थ्योरी बेस्ड। थ्योरी बेस्ड मतलब करंट रेशियो क्यों निकाला जाता है, करंट रेशियो क्या बताता है, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लें। सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो। सिग्निफिकेंस मतलब अगर आपको ये एक पर्टिकुलर रेशियो निकाल रहे हो, वो जो रेशियो है उस सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने पढ़ा होगा कि टर्नओवर रेशियो से कैटेगरी होती है, इसमें डेटा टर्नओवर रेशियो आता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आता है। तो आपको सिंपल लिख के दे देगा कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज विच कैटेगरी, ये कौन सी कैटेगरी है, क्या ये लिक्विडिटी है, क्या ये सॉल्वेंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, या टर्नओवर है। आपने सेलेक्ट करना है टर्नओवर रेशियो, ये आपका थ्योरी में आएगा। एंड थर्ड जो सबसे लीस्ट आता है वो है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन बना के दे देगा और बोलेगा बताओ करंट रेशियो कितनी। इस तरीके से आपके पास इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी तक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा वेटेज के आए हैं, वो आए हैं फॉर्मूले के और फिर थ्योरी। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन यहाँ पे कम आते हैं। प्रैक्टिकल आपके पूरे पेपर में ही बहुत कम आता है। अगर 100 मार्क्स में से काउंट करोगे बैठ के तो लगभग अराउंड 30-35 समवेयर प्रैक्टिकल होगा, बाकी कंप्लीट आपका जो है पूरा थ्योरी होगा। ठीक है, चलें लिखना चालू करेंगे। आ जाए, हेडिंग डालेंगे। मीनिंग ऑफ रेशियो। मीनिंग ऑफ रेशियोज। देखो असल में देखा जाए तो ये चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंट्स में ही होना चाहिए था, पर क्योंकि ये चैप्टर आपको कॉस्टिंग में हेल्प करता है, इसलिए ये टॉपिक को स्पेशली कॉस्टिंग मैनेजमेंट में डाला गया है। कोई आदमी रेशियो क्यों निकालता है, किसी भी कंपनी एनालिसिस करने के लिए। कोई आदमी रेशियो क्यों निकालता है, बजट्स बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पे जो टोटल कैश है वो 1 करोड़ है, और जो मेरी जो टोटल लाइबिलिटी है वो है 5 करोड़, तो इससे पता चल रहा है कि मेरी लाइबिलिटी मेरे कैश के 5 गुना है। इससे पता चल रहा है कि मैं अपनी लाइबिलिटीज पे करने के असमर्थ हूँ। असमर्थ मतलब कि मैं पे कर ही नहीं पाऊंगा, मैं इनसफिशिएंट कैपेसिटी में हूँ, मेरी कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो बोलते हैं सॉल्वेंसी पोजीशन, तो बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस, कि आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है। अकाउंट्स में किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स को लेके, वेरिएबल मतलब कि 2 चीजों को लेके एक रिलेशनशिप बनाया जाता है। इस रिलेशनशिप पे हम कंपनी की एनालिसिस करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, करंट रेशियो, मैंने कहा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी है। इससे हमें यह पता चलता है कि हम शॉर्ट टर्म में अपनी करंट लायबिलिटी को कितनी जल्दी पे ऑफ कर पाएंगे। तो 2 वेरिएबल्स होते हैं और वो 2 वेरिएबल किसी इंफॉर्मेशन को बताते हैं। इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कहा जाता है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, रेशियो मीन्स फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन 2 फाइनेंशियल वेरिएबल्स। बिटवीन 2 फाइनेंशियल वेरिएबल्स।
रेशियो का मतलब है एक फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल्स, बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल्स। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड इन फॉलोइंग टर्म्स और यूनिट्स। साइंस में पढ़ा होगा आपने एसआई यूनिट, ये स्टैंडर्ड यूनिट हम किसको बोलते हैं। इसी तरह से रेशियोज को निकालने के कई यूनिट्स हैं। कभी कभार रेशियोज की फॉर्म में निकलती है। रेशियोज मतलब x:1 की फॉर्म में। ये x:1 का मतलब क्या बेटा मैं बता दूं, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज के ऊपर। लेट्स से आप करंट रेशियो निकाल रहे हो जिसका फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी है। और करना इस चीज पे, मान लीजिए करंट एसेट 3 लाख है और करंट लायबिलिटी 2 लाख है। आप कैंसिल करोगे, रेशियो क्या बन जाएगी, 3:2। पेपर में नहीं लिख सकते, ये पेपर में लिखना पड़ेगा 1.5:1। इसका मतलब डिनोमिनेटर हमेशा क्या आना चाहिए, यू कैन नॉट राइट 3:2, you cannot write 5:2, have to write 2.5:1 और 1.5:1, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने लिखा है कि रेशियोज को आपने इस टर्म में लिखना है, x:1। x:1 मतलब कि एक टर्म होगा और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आना चाहिए, बनाना चाहिए। आपके ऑप्शन में ना आपको फंसाने की कोशिश करेगा, 3:2 भी दे देगा, 1.5:1 भी देगा, तो मैं टिक कौन सा करना है, 1.5:1। और मान लो कि वो 1 वाला ऑप्शन नहीं है, फिर आप अपना 3:2 टिक करके चल सकते हो, पर पहली प्रायोरिटी आपकी यही रहेगी, ये ध्यान रखना। सेकंड है कि रेशियोज परसेंटेज में निकाली जा सकती है, परसेंटेज में भी निकलती हैं। तो जिन रेशियोज में हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे वो सारी की सारी परसेंटेज फॉर्म में आ जाएंगी। जैसे मैं इसी फॉर्मूले में इंटू 100 कर दूं तो ये आंसर आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज। तो हम रेशियोज को परसेंटेज फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ब्रैकेट में लिख लें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती है वो सारी की सारी परसेंटेज फॉर्म में निकलती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तीसरा टाइम्स। कभी कभार हम रेशियोज को टाइम्स में निकालते हैं। टाइम्स में बेसिकली हम निकालते हैं एफिशिएंसी। आपकी जितनी काबिलियत है मैं हमेशा उसको टाइम्स में बताऊंगा। अगर आप कोई काम अच्छा कर रहे हो तो मैं बोलूंगा यू आर 4 टाइम्स बेटर। आप कोई काम बुरा कर रहे हो मैं बोलूंगा यू आर 4 टाइम्स बैड। तो टाइम्स में काबिलियत को बताया जाता है, एफिशिएंसी को बताया जाता है। तो रेशियो उसको टाइम्स में निकाला जा सकता है। मेनली ये 3 वेरिएंट्स हैं जिनमें रेशियो निकलती है। एक आपकी रेशियो फॉर्म में, एक आपके पास परसेंटेज फॉर्म में, एक आपके टाइम्स फॉर्म। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे पूछेगा रेशियो इनमें से किस फॉर्म में नहीं निकल सकती है। तो ध्यान रख के चलना, इन तीनों के अलावा कोई भी फॉर्म हो नहीं निकल सकती, ठीक है। और आएंगे लिखेंगे थर्ड पॉइंट, रेशियो एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। वाई क्वांटिटेटिव, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं, ऐसे टर्म्स हैं जो नापे जा सकते हैं, है कि नहीं। करंट एसेट्स नापे जा सकते हैं, करंट लायबिलिटी नापी जा सकती है, ओके। और मैं आपसे बोलूं जैसे सेगमेंट रिपोर्टिंग था, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, है कि नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि मेरी कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 5,000, आपकी कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं सिर्फ 1,000। ऑब्वियसली बात है कि मेरी कंपनी लार्ज स्केल पे काम कर सकती है। दिस इज समथिंग लाइक क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई क्वांटिटेटिव टर्म नहीं ले रहा जो रुपीज में आ रहा है। मैं यहाँ पे कौन सा टर्म ले रहा हूँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे बता रहा हूँ। मेरी कंपनी जो है उसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, आपकी कंपनी कोई ब्रांच नहीं है। दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। हम यहाँ इन चीजों की बात नहीं करेंगे, हम किन चीजों की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव की। हम यहाँ दो टर्म्स को ऐसे को कंपेयर करेंगे जो कहीं ना कहीं रुपीज वैल्यू में हो, तभी वो फाइनेंशियल टर्म है, और उनको एक्सप्रेस करके हम एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, पेपर में आपसे पूछेगा कि रेशियो एनालिसिस कौन सी एनालिसिस है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तीसरा ऑप्शन होगा बोथ, कि दोनों है, दोनों नहीं है ये। और चौथा होगा नन। आंसर क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव। आपकी बुक का पहला क्वेश्चन यही होगा, हर जगह सैंपल पेपर में पहला क्वेश्चन यही मिलेगा, क्योंकि ये इस चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन है। 4 मार्क कर ले इस पे, पेपर में बहुत आता है, ठीक है। तो ये रेशियोज का बेसिक मीनिंग है जो आपको पता होना चाहिए। आगे लिखेंगे अपने पास यूजर्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। यूजर्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, ये रेशियो एनालिसिस को यूज कौन कौन लोग करते हैं, यूजर्स। सबसे पहले लिखेंगे लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं, जो आपको पैसा उधार देते हैं। लेंडर्स के अंदर मेनली कौन आते हैं, बैंक्स, और कौन आते हैं, क्रेडिटर्स, एक्सेट्रा। बैंक आपको लोन देता है,
क्रेडिटर आपको माल उधार पर देता है। तो कोई भी आदमी अगर आपको लोन दे रहा है, कोई उधार दे रहा है, तो सबसे पहले आपके लिए क्या चेक करेगा? आपकी पेइंग कैपेसिटी को चेक करेगा। इस पेइंग कैपेसिटी को बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। अकाउंट्स के टर्म्स में इसको बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। आपके फोन पे ना आजकल एक मैसेज आता होगा, योर सिविल स्कोर इज दिस, योर क्रेडिट स्कोर इज दिस। सुना कभी? नहीं आता है? तुम्हारे बैंक में अकाउंट तो होंगे। अच्छा, मैसेज नहीं आता तो आजकल तो फोन भी करते हैं। आपको फोन करके बोलेंगे कि हमें आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपको एक प्री अप्रूव लोन मिल रहा है। प्री अप्रूव वर्ड का मतलब क्या है कि आपको कोई ज्यादा मारा मारी करते हुए नहीं फिरना, हम आपको लोन दे देंगे फ्री में। फ्री इन द सेंस मतलब वो उससे ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, पर उस पर कागजी कार्रवाई या फॉर्मेलिटीज वगैरह बहुत कम होंगी। तो कंपनीज लोन देती है। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देती है। एक बार आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड आया, फिर लाइफ झिंगा डाला, क्योंकि अब आपको पैसा खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता, खर्च करने के बाद बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि पैसा चुकाना भी होता है। कोशिश करना जितना लेट क्रेडिट कार्ड लो उतना अच्छा है। इनिशियल स्टेजेस में अपनी लाइफ में क्रेडिट कार्ड मत लेना। डेबिट कार्ड रहना, डेबिट कार्ड ठीक है। डेबिट कार्ड मतलब आपका एटीएम कार्ड, बहुत है। आपके वॉलेट में सिर्फ दो ही कार्ड होने चाहिए, एक एटीएम कार्ड और एक मेट्रो कार्ड, बस। इसके अलावा और कोई कार्ड आपकी वॉलेट में नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये इन सारे कार्ड से दूर रहना। नहीं तो बेटा सेविंग्स इनिशियल स्टेजेस में जो हम अच्छी खासी कर सकते हैं ना, वो फिर नहीं हो पाती। आपका ये ध्यान रखना है आपको, जितना इनिशियल स्टेज में आप सेविंग्स चालू करोगे उतना ह्यूज अमाउंट आप सेव कर सकते हो। एज सुन एज एज आगे बढ़ती जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाएंगी, खर्चे बढ़ते जाएंगे, सेविंग्स क्या होती जाएंगी? कम। चले इनिशियल स्टेजेस में सेविंग्स को दबा के करो, जितना सेव कर सकते हो उतना करो। ये बहुत काम की चीज़ है, जो आगे जब आप 30 साल में होगे, जब आप 30s में पहुंचोगे, तब आपको कहीं ना कहीं मेरी बात याद आ रही होगी कि हाँ यार उस टाइम पे कर लेते। मैं आज बहुत ज़्यादा ये चीज़ सोचता हूँ कि यार ऐसा नहीं कि सेविंग नहीं है, सेविंग है, वैसे मैं सोचता हूँ। तो अगर हम लोग अपने पास इसमें सोचेंगे तो उस टाइम में हम लोग सोचते थे बैठ के कि नहीं यार, कि पहले अगर इतना ज़्यादा सेव कर लिया होता तो कितना मज़ा आता। अब नहीं हो पाता। अब हम लोग अगर करने भी जाते हैं ना, अब तो ऐसे हालात आ गए हैं, जो सेविंग करी भी है ना, हम उसको भी सोचते हैं भाई क्यों हो रही है, इसका क्या फायदा, क्या है इसका, मतलब ये हालात चल रहे होते हैं, क्योंकि मन में उल्टे पुल्टे ख्याल आते हैं। और दुनिया हमेशा एक ही चीज आके सिखाएगी, भाई कुछ नहीं रखा है इसमें, लिव इन प्रेजेंट, फॉरगेट अबाउट फ्यूचर, फॉरगेट अबाउट पास्ट, लिव इन प्रेजेंट। अरे भाई लिव इन प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि बस यहाँ पे खर्च करना डाल दो। सेव, सेव बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए देखेंगे दे चेक, ये लोग क्या चेक करते हैं? कैप्स में लिखना क्रेडिट वर्दीनेस, कैप्स में क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब कि आपके फर्म में कितनी ताकत है कि भाई साहब वो आपके जो अपने पास डेट्स हैं उनको पे ऑफ करके चल सकता है। सॉल्वेंसी शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है। सिमिलरली लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब है कि आपके पास जरूरत पड़ने पे आप पैसा कहां से निकाल सकते हो। तो लिक्विडिटी भी शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है। तो हर बैंकर, हर लेंडर, हर क्रेडिटर सबसे पहले आपको लोन देने से पहले आपसे पूछेगा कि भाई तेरी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। उस पेइंग कैपेसिटी को निकालने के लिए हम कुछ रेशियोज निकालेंगे आपकी, और उन रेशियोज से हमें पता चल जाएगा कि आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। तो ये पास्ट रिकॉर्ड इसलिए मांगे जाते हैं, पता है ना, बैंक में लोन लेने जाओगे बैंक क्या कहेगा? पिछले 3 साल की स्टेटमेंट दिखा। फिर वो उन पिछले 3 साल की स्टेटमेंट को अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट को देगा। वो क्या करेगा? वो उसमें से बैठ के सारी रेशियोज निकालेगा। फिर वो रेशियो निकाल के बैंक के जो अपने पास लोन ग्रांट कर रहे हैं उनको देगा। वो रेशियो पढ़ के एनालाइज करेंगे इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये होते हैं सारे सिविल स्कोर के ट्रीटमेंट, जो आप यहाँ पढ़ रहे हो आगे जाके काम आएंगे। ये पढ़ने में फायदा है, ठीक है? और आए, लेकिन सेकंड अपने पास है ओनर्स। ओनर्स वो है जिन्होंने कंपनी में अपना रिस्क उठा रखा है, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है और वो रिस्क उठा रहे हैं। ये लोग कंपनी की क्या चेक करेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी। इनका काम है भैया चेक करना कि हमने जो पैसा लगाया क्या हमारा पैसा फल भी रहा है, नहीं फल रहा। ये हर चीज पे आगे चेक करेंगे क्या प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना इनका काम। तीसरे लोग इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर दोनों लिखेंगे। इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगा दिया। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो है जो आपकी कंपनी में पैसा लगाने का। आ गई, हाँ वॉइस आ गई, चले। लिखे इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। कोई बता सकता है इन्वेस्टर्स में और ओनर्स में क्या फर्क है?
ओनर भी पैसा लगाता है, इन्वेस्टर भी पैसा लगाता है। ओनर जो है रिस्क उठाता है, ओनर बिजनेस को करने का रिस्क उठा रहा है, इन्वेस्टर बिजनेस को करने का रिस्क नहीं उठा रहा। ठीक है, ओनर्स में और इन्वेस्टर्स में बस मात्र इस बात का फर्क है कि ओनर के पास इक्विटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? इक्विटी ज्यादा है। भाई फेसबुक के शेयर अगर मैं ले लूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा मैं फेसबुक का मालिक हूँ। मैंने फेसबुक में पैसा लगाया है, मालिक कौन है? जुकरबर्ग साहब है, क्योंकि उनके पास इक्विटी सबसे ज्यादा है। तो ध्यान रखना, ओनर भी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करता है, इन्वेस्टर भी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करता है, पर इन्वेस्टर उस प्रॉफिटेबिलिटी को नाम देता है रिटर्न। देख लें क्या? रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट का वर्ड जो है ये यूज नहीं करेंगे, हम इन्वेस्टर के लिए वर्ड यूज करेंगे रिटर्न। आपने पढ़ा होगा कोई भी आदमी अगर आपको पैसा देगा तो वो पैसा ये सोच के देगा कि उस पर हमें रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। तो यूजर्स बहुत सारे हो सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि वो यूजर्स क्यों हैं, उन यूजर्स को किस चीज की जरूरत है, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा 4, गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज। गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज, ये लोग क्या चेक करेंगे कि क्या आप टैक्सेस टाइमली पे कर रहे हो या नहीं कर रहे, है कि नहीं? क्योंकि आप इतना कमा तो रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन क्या आप टैक्सेस पे कर रहे हो या नहीं कर रहे? तो ये सब चीजें जितनी भी अपने पास है कौन चेक करेंगे? सरकार। उसके लिए भी रेशियो एनालिसिस का जो यूज है वो करते हुए चलेंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, आपने पढ़ा भी होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। कहीं ऐसा पढ़ा? नहीं पढ़ा? आओ जरा पढ़ लो, ध्यान दो। ये तो पढ़ा हुआ है कि पीबीआईटी सबसे पहले होता है, फिर इंटरेस्ट माइनस होता है, क्या आता है? पीबीटी। फिर टैक्स माइनस होता है, फिर क्या आता है? पैट। ठीक है, अज्यूम करो कुछ देर के लिए कि आपकी कंपनी है, ये लो जी, ये एक्स लिमिटेड आपकी कंपनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ टैक्स बचाना कैसे है, झोल कैसे करना है, ये झोल करना सीखे। आपने एक खोखा कमाया, 1 करोड़ कमाया, खोखा, खोखा पता है भाई? ये हिंदुस्तान में रह रहे हो ना तो ये टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? आपको क्या लगता है प्रोफेशनल में बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म होता है? होता है, कुछ हद तक होता है। बाकी सब जगह पे पेटी और खोखा ही चलता है। पेटी क्या है पता है ना? ये हाँ, पेटी मत, बेटी नहीं बेटा, पेटी, पेटी, हाँ ठीक है। पेटी, पेटी मतलब लाख, खोखा मतलब करोड़। तो 1 करोड़ में से मान लीजिए आपने कहीं पे कोई लोन लिया हुआ है, लेट्स से 30 लाख का लोन लिया हुआ है, ठीक है? इस 30 लाख पे आपको 10% का ब्याज देना है, लेट्स से 3 लाख का ब्याज देना है। पीबीटी कितना निकल के आया? 97 लैक्स, ये आ गया। अब मान लीजिए कि जो आपका टैक्स है वो 10% है, तो टैक्स पीबीटी के ऊपर लगता है। कितना आ गया? 9.7 लाख। तो बचा हुआ आपके पास जो बैलेंस है वो आएगा पैट। ठीक है, कुछ देर के लिए मान लो कि लोन 30 लाख का नहीं होता, लोन 50 लाख का होता, तो लोन पे इंटरेस्ट कितना बन जाता? 5 लाख। ये तो 1 करोड़ ही है। पीबीटी कितना आएगा? 95 लाख। अब अगर मैं टैक्स निकालूंगा तो वो इसके ऊपर 10% लगेगा, कितना निकल के आएगा? 9.5 लाख। क्या आपको समझ में आ रहा है कि जहां मैं पहले 9,70,000 का टैक्स भर रहा था, अब मैं 9,50,000 का टैक्स भर रहा हूं, तो मैंने टैक्स सेविंग कितनी कर ली? 20। सरकार को गुस्सा नहीं आएगा? सरकार कहेगी हमें क्या पागल समझा है क्या? अरे तुम लोन पे लोन लिए जा रहे हो बैठ के, उससे हमारा टैक्स कम किए जा रहे हो, ये क्या सेंस है? सरकार इन चीजों पर नजर रखती है। सरकार कैपिटल स्ट्रक्चर में आके कैपिटल कंस्ट्रेंट्स डाल देती है। कैपिटल कंस्ट्रेंट मतलब कि आपके ऊपर कुछ शर्तें लगा देगी। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए मैं एचडीएफसी के पास जाके लोन उठा रहा हूँ, तो हो सकता है कि एचडीएफसी कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट लगा दे। एचडीएफसी बोले कि देख भाई ऐसा है, अब जब तक तूने मेरा लोन नहीं चुकाया तू कहीं और से लोन नहीं उठाएगा, और अगर तूने कहीं और से लोन उठाया तो मैं तेरे को सू कर दूंगा। वो ऐसा क्यों कह रहा है? एचडीएफसी को 2 डर है। पहला डर, अगर इसने कहीं और से लोन उठाया तो इसको उसको ही पैसा देना पड़ेगा, ये तो अभी मुझे नहीं पैसा दे पा रहा, पता नहीं उसको देगा नहीं देगा, तो इसको अपना डर सता रहा है कि अगर ये कहीं और से लोन उठाएगा तो इसके ऊपर दबाव ज्यादा आ जाएगा, प्रेशर ज्यादा आ जाएगा। दूसरा जो डर है वो सरकार ने इसके ऊपर रखा है। सरकार बैंकों को आगे कहती है कि अगर तुम लोन दे रहे हो ना तो इनको समझा दो कहीं और से लोन ना उठाएं, क्योंकि ये जितना ज़्यादा लोन उठाएंगे इंटरेस्ट उतना ज़्यादा आएगा, सरकार की कमाई क्या हो जाएगी? कम। सरकार भी कंपनी की इंफॉर्मेशन के ऊपर नज़र रखती है, चेक करती रहती है। भाई तभी तो वो देख रही है, अगर टैक्स अपने पास नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेंगे? सरकार की मेन इनकम ही खत्म हो जाएगी, आगे तो बहुत बात की बात है। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना। यूजर्स में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सर गवर्नमेंट क्यों है यूजर? गवर्नमेंट इसलिए यूजर है क्योंकि कंपनी से उसको टैक्स मिल रहा है, तो उसे कंपनी में नजर रखनी है कि कंपनी कोई ऐसा काम ना करे जिससे वो टैक्स सेव कर रही हो।
हम उसको कंपनी को स्कीम दे रहे हैं वैसे ही बहुत सारी कि भैया तुम अपना टैक्स सेव कर लो, पर ये ऐसा नहीं कि हुक एंड क्रुक मेथड से कहीं से भी अपना टैक्स सेव कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ लिखेंगे अपने पास पब्लिक। पब्लिक यानी कि पब्लिक के अंदर ऑलमोस्ट सब लोग आ गए। पब्लिक के लिए मेनली आती है मार्केट रेशियोज। जो लोग मार्केट को स्टडी करते हैं वो स्टडी कैसे करेंगे, वो मार्केट रेशियोज को स्टडी करेंगे। वो चेक करेंगे मार्केट में अपने पास ईपीएस क्या चल रहा है, ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। वो चेक करेंगे डीपीएस क्या चल रहा है, डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर। वो चेक करेंगे एमपीएस क्या चल रहा है, एमपीएस का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर। तो पब्लिक जो है इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। आजकल स्टॉक मार्केट का क्रेज है। आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने जाओगे तो ऐसा तो नहीं कि भाई किसी पंडित ने कह दिया इस कंपनी में लगा दो आप लगा दो। नहीं, आपको उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज। एनालाइज कैसे करेंगे, हमें ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कि किस कंपनी का कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो है, किस कंपनी का कितना मार्केट प्राइस चल रहा है, किस कंपनी का कितना अर्निंग पर शेयर चल रहा है। इनको देखकर हम शायद पैसा लगाएंगे। अब आप कहोगे सर ये तो इन्वेस्टर भी देखता है। इन्वेस्टर का मेन चीज जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक का जो मेन चीज है वो क्या है कि वो मार्केट रेशियोज को एनालाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख के चलना है। ये 5 चीजें हैं जो 5 यूजर्स में आते हैं। इसमें से आपसे पूछ ले एक सेकंड बेटा, इसमें से आपसे पूछ ले इंटरनल यूजर्स कौन है, तो आप बोलोगे कि जो आपके ओनर्स है वो कौन है, इंटरनल। बाकी जितने भी हैं वो सब क्या हो जाएंगे, आपके एक्सटर्नल। तो सारे के सारे एक्सटर्नल में काउंट होंगे। सरकार एक्सटर्नल है, बैंक एक्सटर्नल है, इन्वेस्टर एक्सटर्नल है और पब्लिक भी एक्सटर्नल है। ठीक है, बताए बेटा, डाउट बताएं, डाउट बताओ बेटा। कौन से पॉइंट में बेटा? फोर्थ पॉइंट में गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज। हाँ, देख लिया। ये था आपका सेकंड पॉइंट। आपने अभी तक पढ़ा है कि रेशियो होता क्या है, आपने अभी तक पढ़ा है कि रेशियोज यूज कौन करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आएंगे, लिखेंगे कैटेगरी ऑफ रेशियोज। यहां से आपका चैप्टर मेन चालू हो रहा है, कैटेगरी ऑफ रेशियोज। कैटेगरी ऑफ रेशियोज एक फ्लो चार्ट बनाना है आपने, थोड़ा बढ़िया तरीके से बनाना, क्योंकि जो बच्चे फर्रे बनाते हैं उनके लिए काम आएगा ये। ठीक है, हाँ, तो ये इसलिए थोड़ा साफ साफ सुंदर सुंदर बनाना। मैं तो साफ सुंदर नहीं बना पाऊंगा, आपने बनाना है। ठीक है, आ जाए। तो कैटेगरी अपने पास जो है बहुत बड़ा है भाई। हॉरिजॉन्टल वे में बनाओ तो अच्छा रहेगा, कॉपी को हॉरिजॉन्टल वे में कर लो, उसमें बनाओ तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर दोनों पेज को साथ में मिला के बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हॉरिजॉन्टल बनाओ, ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहली रेशियोज होती हैं लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज, इसमें आपने मेनली 2 रेशियो पढ़नी है। पहली है करंट रेशियो और दूसरी है क्विक रेशियो। पहली करंट रेशियो, दूसरी क्विक रेशियो। मैं ये कैटेगरी बता रहा हूं इसलिए मैं यहां पे अभी फॉर्मूला नहीं लिख रहा। जब हम ईच एंड एवरी रेशियो को पढ़ेंगे तो हम वहां पे फॉर्मूले अलग से लिखेंगे। अभी मैं फॉर्मूले नहीं लिख रहा, अभी मैं सिर्फ रेशियोज के नाम लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, कुछ रेशियोज ना ऐसी हैं जो अलग अलग नाम से पूछी जाती हैं, तो उनके अलग अलग नाम लिख लेना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा दिस रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, तो ये पता होना चाहिए। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। एसिड टेस्ट रेशियो, ये शायद आपने पढ़ा होगा। हाँ, 12th में था, कुछ कुछ याद आ रहा है, नाम तो ध्यान आ रहा है। लिखे, लिक्विडिटी के ऊपर ये भी लिख लेना कि लिक्विडिटी का मतलब मेनली शॉर्ट टर्म से होता है। लिक्विडिटी का मतलब मेनली किससे होता है, शॉर्ट टर्म। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से ऐसी रेशियो पर टिक लगाओ जो शॉर्ट टर्म पोजीशन के बारे में बताती है। तो शॉर्ट टर्म मेनली कौन कौन सी है, करंट, और दूसरी कौन सी है, लिक्विड। दोनों के आपको जो है नाम पता होने चाहिए। करंट को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड को एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैं नाम क्यों बोल रहा हूं, आप आगे जाके रेशियो पढ़ोगे, वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो। ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल रेशियो अलग है, वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो अलग है। ये 2 अलग अलग बातें हैं, ये ध्यान रख के चलना। आगे लिक्विडिटी रेशियोज के बाद जो दूसरी होती है वो होती है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर अपनी मेनली 4 रेशियोज आएंगी।
सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी, डेट डी साइलेंट होता है, डेट DEBT, डेट इक्विटी रेशियो। सेकेंड, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। थर्ड, प्रोप्राइटी रेशियो, प्रोप्राइटी रेशियो, प्रोप्राइटी रेशियो के नीचे थोड़ी जगह छोड़ देना, इसके कुछ अलग अलग नाम भी है, वो भी लिखवाने हैं। फोर्थ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रोप्राइटी रेशियो को ओनर्स फंड्स रेशियो भी कहा जाता है, ओनर्स फंड्स रेशियो। कई लोग इसको प्रोप्राइटर फंड्स रेशियो भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर फंड्स रेशियो, ओनर्स फंड रेशियो या प्रोप्राइटर फंड्स रेशियो। इन्वेस्टमेंट नहीं बेटा, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट नहीं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सेकेंड, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। लिखा? कुछ फॉर्मूले बहुत फालतू से हैं जो पढ़ते ही याद हो जाते हैं, जैसे डेट इक्विटी रेशियो, क्या फॉर्मूला होगा? डेट अपॉन इक्विटी। अगले का बताओ, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, क्या फॉर्मूला होगा? टोटल एसेट अपॉन डेट्स। भाई इसमें सोचना क्या? अच्छा, जो बच्चे फर्रे बनाने का सोच रहे हैं बेटा, इसमें ये फॉर्मूला मत लिख देना, किसी के हाथ आपके फर्रे लग गए ना बहुत मजाक उड़ाएगा, क्या तेरे को इतना भी नहीं पता? तो कृपया करके जो बच्चे ये अपने कारस्तानी सोच रहे हैं थोड़ा ध्यान रखना इस पे। प्रोप्राइटी रेशियो तरीका बता रहा हूं याद रखने का, जब इस रेशियो पे पहुंचेंगे तो इसको डीपली तो पढ़ना ही है। प्रोप्राइटी की स्पेलिंग में ई और टी आ रहा है, ये ई और टी पे हाईलाइट कर लो, ई और टी। तो भाई साहब ई है, ई का मतलब है इक्विटी, टी का मतलब है टोटल एसेट्स। कोई पूछे तो किसी से कहना मत कि अंकित सर ने ऐसा याद कराया था, बोलना ये हमने खुद ने कराया, अंकित सर ने तो पूरा पढ़ाया था। ठीक है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बड़ी मस्त इंपॉर्टेंट रेशियो, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये तीन फॉर्मूले आपको नाम से ही याद हो जाएंगे। जहां कहीं आया डेट इक्विटी, आप समझ जाना डेट अपॉन इक्विटी। जहां कहीं आया टोटल एसेट टू डेट, आपके पास आना चाहिए टोटल एसेट अपॉन डेट। और जहां कहीं पे आ जाए आपके पास प्रोप्राइटी, तो ईटी से ध्यान रखना, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है? सॉल्वेंसी हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करती है, तो लिख लो, सॉल्वेंसी हमेशा लॉन्ग टर्म की चर्चा करेगी। पेपर में क्वेश्चन दे देगा चूज ऑड वन आउट, 3 रेशो पकड़ा देगा लॉन्ग टर्म की, चौथी रेशो दे देगा किसकी? शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म को टिक करना है। या फिर आपको बोल देगा कि भैया 3 आपके पास जो शॉर्ट टर्म जैसी हैं, सिमिलर नाम यूज करेगा, चौथी दे देगा आपको लॉन्ग टर्म। ठीक है? एक चीज और भी लिख लो, कोई और पेन से लिख देते हैं। करंट रेशियो रेशियो फॉर्म में निकलेगी, क्विक रेशियो रेशियो फॉर्म में निकलेगी। रेशियो मतलब इस टू वन समझ जाओगे, नीचे हमेशा क्या आना चाहिए? 1, जैसे स्टार्टिंग में बताया था। डेट इक्विटी रेशियो रेशियो में निकलेगी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो में निकलेगा, प्रोप्राइटी रेशियो रेशियो में निकलेगा, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में निकलेगा, ये रेशियो में नहीं निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपकी जो है वो टाइम्स में निकलते हुए चलेगी। लिखा? कैटेगरी कितनी हो गई अभी तक? 2। पहली कैटेगरी किसकी बात करती है? शॉर्ट टर्म। दूसरी कैटेगरी किसकी बात करती है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टाइम्स। इसका मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपकी एफिशिएंसी बताती है, काबिलियत बताती है, इसलिए ये टाइम्स में निकलते हुए चलेगी। ओके? और चेक करें, थर्ड जो अपने पास कैटेगरी है वो है एक्टिविटी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज। देखें, एक्टिविटी रेशियोज को अपने आप में टर्नओवर रेशियोज भी कहा जाता है, टर्नओवर रेशियोज। इन्हीं को अपने आप में एफिशिएंसी रेशियोज भी कहा जाता है। तो ये कैटेगरी के ही अपने आप में नाम है, एक्टिविटी पूछे, टर्नओवर पूछे, एफिशिएंसी पूछे, ये सब एक ही चीज है। इसमें आएंगे, सबसे पहली आएगी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट फॉर्म WCTR।
जो करंट रेशियो को बोलते हैं बेटा वो वर्किंग कैपिटल रेशियो बोलते हैं, वहां टर्नओवर नहीं था, यहां आ गया क्या, टर्नओवर। सेकंड, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका दूसरा नाम भी है, एक जगह छोड़ देना अभी लिखेंगे। तीसरा, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका भी दूसरा नाम है, जगह छोड़ देंगे। फोर्थ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका भी एक दूसरा नाम है, जगह छोड़ेंगे। फिफ्थ, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सिक्स्थ, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। लिख दिया। डेटर टर्नओवर रेशियो का नाम लिख लें, दूसरा नाम है रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। पढ़ा होगा आपने, डेटर को ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं, तो उससे वहां पे नाम बन गया रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। सिमिलरली क्रेडिटर्स का नाम पड़ गया पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ये घर पे जाके आज किसी भी तरह से याद कर लेना, क्योंकि अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो कैटेगरी बेस्ड हैं। आपसे पूछेगा ये रेशियो कौन सी कैटेगरी में है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो याद कर लेना बेटा, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इनके ये अलग अलग नाम है, ये आपको पता होने चाहिए। फॉर्मुलों की चिंता मत करना, फॉर्मुले याद कराने के लिए मेरे पे सारे के साथ जुगाड़ है, सारे फॉर्मुले मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फॉर्मुले की चिंता ना करना, अभी मेनली आपका काम होना चाहिए कि कैटेगरी पता होनी चाहिए, किस कैटेगरी में कितनी रेशियोज हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके जाहिर सी बात है बनेंगे बनेंगे, ठीक है। ये थी हमारी तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में जितनी भी रेशियो है सब टाइम्स में निकलेंगी, तो तीसरी कैटेगरी के ऊपर ही टॉप में लिख लो टाइम्स। एफिशिएंसी की जितनी रेशियो है सब टाइम्स में है, क्योंकि ये काबिलियत बताती है, ये बताएंगी कि आप कितना बेटर के साथ काम कर रहे हो, कितना बेटरमेंट होकर काम कर रहे हो, ओके। इसके अलावा लिख लिया बेटा सबने, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा सबने लिख लिया, और आए एक्टिविटी के बाद लास्ट रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, दिस इज योर फोर्थ कैटेगरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में जो पहली रेशियो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीपी रेशियो। सेकेंड है अपने पास नेट प्रॉफिट रेशियो, कुल मिला के दुनिया में जितने भी तरह के प्रॉफिट होते हैं सबकी रेशियो यहां पे निकल आएगी। थर्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो पहले आया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर आया नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फोर्थ, सिंपल लिखेंगे ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, एक सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो है, तो ध्यान रखना इसको, दोनों में फर्क है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग होगी, ऑपरेटिंग रेशियो अलग होगी। एंड लास्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हम क्लास में इसको रोजी रोजी बोलेंगे, ठीक है, रोजी। इसी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, नाम लिख लेना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पेपर में अलग नाम से आ जाए तो घबराना नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके फॉर्मूले भी बड़े फालतू से हैं, कहो तो याद करा दें, नहीं तो बाद में करोगे, अभी करा दें, बढ़िया, अभी इसको कर लेंगे याद। ये सारी जितनी भी रेशियोज हैं ये सब परसेंटेज में निकलती हैं, तो जहां आपने लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी उसके साथ लिख लो परसेंटेज, ये सारी रेशियोज परसेंटेज में निकलेंगी। तो एक बात तो साफ है कि इन सारी रेशियोज में मल्टीप्लाई में तो 100 होना ही होना है, ठीक है। तो फॉर्मूले का चलो एक चीज तो हम लोगों ने जो है पढ़ ली है, एक बात और है, ये सारी रेशियोज के नीचे नेट सेल आता है, सबके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नेट सेल। फॉर्मूला याद ही कर लो, जब फॉर्मूले पढ़ते समय याद हो जाए ना बेटा, उनको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा,
लिख लो फॉर्मूला साथ में। इन सारी रेशियो के नीचे नेट सेल्स है, ऐसे याद करो, सबके नीचे नेट सेल्स आएगा, नेट सेल्स नोमीटर में आएगा, नेट सेल्स नोमीटर में आएगा। सिर्फ आखिरी वाले में आप फॉर्मूला मत लिखना, उसके फॉर्मूले में कुछ चेंजेस होते हैं, उनको हम नहीं लिखेंगे, पहले 4 के फॉर्मूले लिख लो। तो डिनोमीटर में तो सब में नेट सेल है, और क्योंकि परसेंटेज है तो जाहिर सी बात है सब में 100 तो मल्टीप्लाई करना ही है। बोलो कोई दिक्कत हो जाएगा। और जो निकाल रहे हैं वो ऊपर आ जाएगा। अब बताओ जीपी रेशियो में क्या निकाल रहे हैं, जीपी, तो जीपी ऊपर आ जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या निकाल रहे हैं, एनपी, तो नेट प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा। ठीक है भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आप लिख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ऊपर आ जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो में क्या निकाल रहे हैं, तो लिख लो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं। वहां पे प्रॉफिट था तो यहां क्या आएगा, कॉस्ट, तो लिखेंगे ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा। चारों फॉर्मूले, कोई दिक्कत। नीचे हमेशा नेट सेल्स आएगा, ऊपर जिस चीज की बात हो रही है वो आएगा। ओके, तो ऊपर अपने पास बात जीपी की हो रही तो जीपी रख दो, नेट प्रॉफिट की हो रही तो नेट प्रॉफिट रख दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिन बच्चों को नहीं पता लिख लेना, इसका मतलब होता है पीबीआईटी। पीबीआईटी भी बताया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब पीबीआईटी, जिनको नहीं पता लिख लेना। कई बच्चे कहते हैं सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या, तो ये पीबीआईटी है, इसका मतलब इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है वो हम बाद में लिखेंगे। एक फिफ्थ कैटेगरी और है, लास्ट वाली, बेटा आई एम जोकिंग, आदत डाल लो, लिखे फिफ्थ कैटेगरी और है। आए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी मैसेज में लगे हुए हैं। आपने 4 बताए थे, कोई बात नहीं बेटा, 5वीं भी कैटेगरी है, कोई बात नहीं, 5 है। छठी कैटेगरी कोई नहीं है, आ जाओ लिखे। मार्केट रेशियोज, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, कुछ मार्केट रेशियोज भी होती है। ये शायद आपने 12th में नहीं पढ़ा होगा, मार्केट रेशियोज 12th में मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा होगा, ये नया है। ठीक है, ये बात इंस्टीट्यूट जानता है, इंस्टीट्यूट को पता है कि तुमने 12th में नहीं पढ़ा है, तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये ध्यान रखना है इसको। लिखे, सबसे पहला है ईपीएस। ईपीएस बोले तो अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस का एएस कौन सा है, सन्नाटा है एएस के नाम पे, सन्नाटा बिल्कुल, ऐसे मतलब भगवान जाने कब पहले पढ़ा था। एएस 20 लिखो, जहां जहां कोई ऐसी बात आ जाए ना जहां किसी एएस का कहीं जिक्र हो रहा हो, भाई लिख दिया करो, उसको याद रहेगा। ईपीएस के अलावा दूसरा है डीपीएस। डीपीएस की फुल फॉर्म, दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं बेटा, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। तीसरा है एमपीएस, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर। फोर्थ डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो। फिफ्थ अर्निंग्स पे आउट रेशियो, अर्निंग्स पे आउट रेशियो, दैट्स इट, बस ये रेशियोज है, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट वाली 2 है डिविडेंड यील्ड्स रेशियो और अर्निंग्स पे आउट रेशियो। मार्केट रेशियोज हैं, तो मार्केट में पैसा लगाने से पहले इन रेशियो को पढ़ लेना, आइडिया लग जाएगा किस कंपनी में भाव लगाना चाहिए, किस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, ये पता चल जाएगा। हो गया। कैटेगरीज आपको जो पता होनी चाहिए, कैटेगरी नहीं पता होगी तो दिक्कत होगी। अर्निंग पे आउट रेशियो, इसको खाली पे आउट रेशियो भी बोलते हैं, खाली पे आउट रेशियो। ठीक है, खाली, खाली, शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश, खाली मतलब खाली पे आउट रेशियो, शाबाश। एक लिख लो, सिलेबस में नहीं है पर फिर भी लिख लो, डिविडेंड्स पे आउट रेशियो, सिलेबस में नहीं है आपके, डिविडेंड्स पे आउट रेशियो, ये सिलेबस में नहीं है, ये हम खाली इसलिए लिख रहे हैं कि जब हम इतना पढ़ चुके हैं तो फिर आखिरी चीज क्यों छोड़नी, इसको भी पढ़ के खत्म करेंगे। ठीक है, डिविडेंड्स पे आउट रेशियो हो गया। कुछ एक्सरसाइज करेंगे, बुक में आओ जरा, क्वेश्चंस निकालने हैं। परसेंटेज, ये वाली जो आखिरी वाली जितनी भी रेशियोज हैं, ये कह रहे हो ना, ये आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, रेशियो में निकाल सकते हो, लिख लो उसके ऊपर, मार्केट रेशियोज के ऊपर परसेंटेज और रेशियो बोथ, परसेंटेज भी आ सकता है और रेशियो भी आ सकता है, लिख लो इसके साथ, परसेंटेज और रेशियो बोथ।
अच्छा, आज सबके पास बुक तो नहीं होंगी। बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन लिखो जरा। रहने दो, बुक रहने दो, घर पे करना। रहने दो, क्वेश्चन लिखो। कोई बात नहीं, बुक में वैसे भी क्वेश्चन कम है, हम यहाँ पे कर लेंगे, तुम घर पे कुछ वैसे ही नहीं करते, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन हम अलग करेंगे। लिखो, चूज ऑड वन आउट, चूज ऑड वन आउट। अब जहां तुमने फ्लो चार्ट बनाया ना, वो पेज पलटना नहीं चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अब जो तुमने सुना था बस तुम उसी के आधार पर जवाब दोगे, ठीक है। ऑड वन आउट के सवाल है। कोई 3 रेशियोज आपको देगा एक कैटेगरी के, और चौथी रेशियो आपको देगा किसी दूसरी कैटेगरी के, ठीक है। तो ये चीज आपने जो ध्यान रखनी है। आओ जी लिखें। डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटी रेशियो। ऑड वन आउट क्या है? डेट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। कौन सा ऑड वन आउट है? भाई चारों की चारों रेशियो सॉल्वेंसी है यार, ये तो पक्की बात है, कैटेगरी तो सेम है। तो कुछ और सोचो, किस और बिहाफ पे ही अलग है। भाई पहली वाली रेशियो रेशियो में निकलती है, दूसरी भी रेशियो में निकलती है। इंटरेस्ट कवरेज के साथ मैंने लिखवाया था, ये निकलती है टाइम्स में, और ये भी किस में निकलती है? रेशियो में। तो आंसर क्या हो गया? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ऐसे देगा क्वेश्चन। ये आपका टाइप नंबर 1 है, जैसे मैंने बताया था ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट में इसमें आपसे बोलेगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कौन सी रेशियो की यूनिट क्या है, ये पता होना चाहिए कौन सी रेशियो की कैटेगरी क्या है। आईसीआर, आईसीआर का मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बी क्या? बी है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। पहला डेट इक्विटी, दूसरा टोटल एसेट टू डेट, तीसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, चौथा प्रोप्राइटरी रेशियो। याद रहेगा। और आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। अगेन ऑड वन आउट है। अगेन ऑड वन आउट है, ठीक है। जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। सारे प्रॉफिटेबिलिटी है, बिल्कुल सही। तो कुछ और सोचो। सब परसेंट बिल्कुल सही, कुछ और सोचो। अरे भैया ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट नहीं है, ये कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। जहां एक प्लान फेल हो जाए दूसरा पकड़ो, दूसरा फेल हो जाए तीसरा पकड़ो, तीसरा फेल हो जाए चौथा पकड़ो, कहीं पर रुकना नहीं है। और वन आउट के क्वेश्चन में घुमाएगा वो, तो घूमना नहीं है बस, ठीक है। और आ जाए थर्ड क्वेश्चन, फिर से ऑड वन आउट है। ऑड वन आउट, चलें जल्दी लिखें। वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्विक रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्विक रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो। सी है बेटा क्विक रेशियो, डी है आपका करंट रेशियो। पहली वर्किंग कैपिटल रेशियो करंट रेशियो ही होती है। क्विक रेशियो तो क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो कुछ भी बोलो, है तो लिक्विडिटी की। करंट रेशियो वैसे ही अपने पास करंट रेशियो लिक्विडिटी है। सिर्फ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है जो या तो टाइम्स में आती है, और दूसरी ये एक्टिविटी रेशियो है। कैटेगरी अलग हो गई और एसआई यूनिट भी आपकी अलग हो गई। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? हो जाएगा। ये है आपके टाइप 1 क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है पेपर में मिलेंगे। आ गए। देखेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस। थ्योरी, टाइप 2 क्वेश्चंस थ्योरी, टाइप 2 क्वेश्चंस थ्योरी। देखें क्वेश्चन नंबर 1। बैंक्स लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन, बैंक्स लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन। चार ऑप्शन लिखने हैं। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है एक्टिविटी रेशियो, चौथा अपने पास है ए एंड बी।
बैंक्स लेंडर्स इंटरेस्टेड होंगे कौन सी रेशियोज में? एक्टिविटी में, सॉल्वेंसी में, लिक्विडिटी में, या ए और बी? ए और बी का मतलब दोनों में। आंसर होगा ए एंड बी। बैंक ये भी देखना चाहेगा कि तुम्हारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या है, कि तुम शॉर्ट टर्म में अपनी लायबिलिटी कैसे पे करते हो। बैंक ये भी देखना चाहेगा कि तुम्हारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या है, क्योंकि अगर तुम लॉन्ग टर्म का लोन ले रहे हो तुम उसको कैसे पे करते हो। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो आंसर होगा ए एंड बी बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपके पास है वो सही रहेगा। तो आपसे ना ऐसे पूछेगा, किसी एक आदमी के बारे में बोल देगा, कहेगा उसका पॉइंट ऑफ एरिया कौन सा है, उसका इंटरेस्ट कहां पे पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट आपने फर्क करके बताना है कि कहां पे पढ़ना चाहिए। और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखेंगे अपने पास कस्टमर्स और डेटर्स। कस्टमर्स और डेटर्स आर इंटरेस्टेड इन, कस्टमर्स और डेटर्स आर इंटरेस्टेड इन करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। मैंने जानबूझ के कस्टमर के साथ वर्ड लगाया डेटर्स, क्योंकि डेटर्स को ही कस्टमर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे जो डेटर्स हैं, वो हमारी कौन सी रेशियो में इंटरेस्टेड होंगे? लास्ट है डेट इक्विटी रेशियो। वो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे हमारी डेटर्स टर्नओवर रेशियो में। असल में डेटर टर्नओवर रेशियो बताती क्या है, जब हम डीपली पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इस रेशियो का मतलब है कि आप कितनी जल्दी अपने कस्टमर से पैसा वसूल करते हो, हाउ फास्ट यू रिसीव मनी फ्रॉम योर कस्टमर्स। इस रेशियो को बोलते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो कोई भी कस्टमर अगर आपसे माल खरीद रहा है तो उसके मन में एक सवाल चल रहा होगा, यार ये लोग मेरे को समय कितना देंगे पेमेंट के लिए। तो वो इंटरेस्टेड रहेगा किसमें? हमारी कंपनी की डेटर टर्नओवर रेशियो के अंदर। वो ये देखना चाहेगा कि ये अपने कंपनी पास कस्टमर्स को कितना पीरियड देती है, क्योंकि जितना ज्यादा पीरियड मुझे मिलेगा पेमेंट करने का उतना मेरे लिए बेहतर है। ध्यान रखना, हमें हमेशा कस्टमर को कम समय देना चाहिए और हमें हमेशा सप्लायर से ज्यादा समय मिलना चाहिए, क्योंकि उतनी देर तक ना हमारे पास जो पैसा है ना हमारे हाथ में ज्यादा रहेगा। ये ध्यान रखना। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप मुझे पेमेंट दे सकते हो 10 दिन में, और दूसरा आदमी आपसे आगे कह रहा है कि आप मुझे पेमेंट दे सकते हो 2 हफ्ते में, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है? दूसरा, क्योंकि उतने टाइम में जब तक आप पेमेंट करोगे तो उतने टाइम तक पैसा आपके पास रहेगा। अब मैं ऑप्शन दूसरा बोलता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि रिवर्स करो सिचुएशन को, मैं आपको पैसा दूंगा 4 दिन में, दूसरा कोई भाई आ गया वो आपसे कह रहा है कि मैं आपको पैसा दूंगा 3 दिन में। अब कौन सा बेटर ऑप्शन है? 3 दिन, क्योंकि उसमें आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा। तो कस्टमर बन के सोचना है और सप्लायर बन के सोचना है कि हमारे लिए सिचुएशन कौन सी बेहतर होनी चाहिए। और लिखें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लिखेंगे which pair of the ratio which pair of the ratios are a sum of 100%, are a sum of 100%। कह रहा है ऐसी कौन सी दो रेशियोज होंगी अगर उनको जोड़ दिया जाए तो आंसर क्या बनना चाहिए? 100%। पहली बात तो मैं यहाँ पे परसेंटेज बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खाली परसेंटेज वाली रेशियो सोचो। भाई परसेंटेज में किसी को भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो अपना दायरा खुला ही रखना। ऐसा नहीं कि परसेंटेज का मतलब कि हम सिर्फ परसेंटेज की रेशियो चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। ऑप्शन लिखें करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। दूसरा ऑप्शन लिखेंगे क्विक रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो। पहला ऑप्शन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, दूसरा ऑप्शन क्विक रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो, तीसरा ऑप्शन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, चौथा ऑप्शन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ रेशियो, हर पेयर में हर ऑप्शन में दो दो रेशियो दे रखी है, तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऐसी दो रेशियोज हैं जिनको अगर मैं जोड़ दूं, जिनको अगर मैं प्लस कर दूं तो आंसर 100% बन जाना चाहिए। करंट रेशियो क्विक रेशियो ऐसी नहीं होती। क्विक और डेट इक्विटी कैटेगरी अलग हो गई, कोई सेंस ही नहीं बनता। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम ही चीज है, मैंने बताया था ये इसके सिनोनिम्स हैं, ये इसका दूसरा नाम है। आंसर है ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो।
ये एक आपके लिए स्पेशल पॉइंट है। इकलौती यही दो रेशियो ऐसी है, अगर मैं इनको अपने आपस में जोड़ दूं तो इनका सम कितना बन जाएगा, 100%। इसके ऊपर ना आप एक नोट भी लिख लें, और नोट में लिखेंगे सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज 100%। पेपर में ना डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा आपको, एग्जाम्पल के लिए लिख लेना, इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 15% देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी होगी, सोचो। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 15% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी होगी? भाई दोनों का सम 100 होता है, तो अगर एक 15 तो पक्की बात है दूसरी कितनी होगी, 85। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। और ये इतनी सिमिलर फिगर नहीं देगा कि 15 और 85, पॉइंट्स में फिगर देगा। आपको बोलेगा कि ऑपरेटिंग रेशियो 15.365% है, फिर आपसे पूछेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी होगी। अगर ऑपरेटिंग ये है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी होगी, तो 100 में से इसको माइनस करेंगे, फिर अपनी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रख के चलना, ऑप्शंस के अंदर वो कंफ्यूज करता है, वैल्यू बहुत ध्यान से अपने पास निकालना, उसको आपको निकाल करते हुए चलना है। ये है आपके पास टाइप 2 क्वेश्चन, जो थ्योरी में आपके इस तरह के सवाल जो आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, दो नोट्स कॉपी में और लिखने हैं, वो भी नोट लिखें, दो नोट लिखेंगे कॉपी में, लिखें इफ क्वेश्चन आस्क, इफ क्वेश्चन आस्क टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, इफ क्वेश्चन आस्क टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी निकालो, देख लें इसके अंदर कैलकुलेट करंट रेशियो, इसका मतलब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया करंट रेशियो निकाल के दिखा दे। वो जानबूझ के आपको करंट रेशियो सीधा नहीं बोलेगा, वो आपसे कहेगा भाई शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बता कितनी है, तो वो आपसे कहना चाह रहा है करंट रेशियो निकाल के बता। इफ क्वेश्चन आस्क्स टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देन कैलकुलेट करंट रेशियो। ये है आपका नोट नंबर 1। और नोट नंबर 2 लिखेंगे इफ क्वेश्चन आस्क्स टू कैलकुलेट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी निकाल के दिखाओ, क्वेश्चन आपसे कह रहा है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है निकाल के दिखाओ, उस केस में आपने निकालनी है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। तब आप कौन सी रेशियो निकालेंगे, डेट इक्विटी रेशियो। ये टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इफ क्वेश्चन आस्क्स टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी यू हैव टू कैलकुलेट करंट रेशियो, एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पूछेगा तो आपने डेट इक्विटी रेशियो निकाल के दिखाना है। ठीक है, पूरा चैप्टर है वहां पे, पूरा चैप्टर वहां पे आएगा, बल्कि एक, अच्छा, तो वहां पे अपने पास पूरा चैप्टर होगा, और एक चैप्टर आपके पास और भी आएगा उससे मिलता जुलता। वहां पे ना आपको पढ़ाया जाएगा, अगर दो रेशियोज को प्रोडक्ट कर दिया जाए, प्रोडक्ट मतलब मैं करंट रेशियो में क्विक रेशियो मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आएगा, ऐसे ऐसी चीजें वहां पे जो पढ़ाई जाएंगी। इस चीज को बोलते हैं ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ड्यू पॉइंट एनालिसिस, तो ड्यू पॉइंट का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशियोज मींस व्हाट, कि अगर हम दोनों को प्रोडक्ट कर दें तो दोनों से क्या निकल के आएगा। अब काम की चीज, तीसरी चीज लिख लो की स्किल, क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूले याद करने हैं। मान लीजिए कि फॉर्मूले 100 हैं, तो मेरी गारंटी है मैं 40-45 हटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, सिर्फ इस की स्किल से। आपको इस की स्किल से फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक की स्किल अपनी खोपड़ी में उतार लेना, ये डाउनलोड होना चाहिए आपकी खोपड़ी में। ठीक है, लिख लें क्या की स्किल है, आपको बैलेंस शीट पता होनी चाहिए। अब माना कि हमने कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनाई है, माना कि भाई इक्विटी लायबिलिटी ये वो, पर क्योंकि ये हमें अपने दिमाग में याद रखना है, तो इस बैलेंस शीट को मैं लायबिलिटी और एसेट्स जैसे आप बचपन में बनाते थे मैं उसी फॉर्मेट में बना रहा हूं। आप कंपनी की चीजें पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना ये कंपनी की बैलेंस शीट है। कंपनी की बैलेंस शीट में क्या क्या आता था, इक्विटी लायबिलिटी में याद करो, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स, कुछ याद है? नहीं सर, नहीं याद तो नहीं होगा। शेयर होल्डर फंड्स के अलावा दूसरा आता था डेट्स, डेट्स का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी। तो आपका पहला की स्किल आ गया कि डेट का मतलब क्या है। जब मैं बोलता हूं ना डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट का मतलब क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। डेट का मतलब टोटल लायबिलिटी नहीं है, डेट का मतलब है सिर्फ बड़ी बड़ी लायबिलिटी, सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसको बोलते हैं डेट। इसके बाद आता है आपका करंट लायबिलिटी, और अगर हम इसको टोटल कर दें तो ये निकल के आएगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है भाई, ये मेरी तरह मत बनाना, थोड़ा ना साफ साफ बनाना है इसको।
ठीक है, क्योंकि ये की स्किल के अंदर हमें कुछ एरो वेरो बनाने हैं बैठ के अलग अलग कलर से, तो थोड़ा साफ साफ। हाँ, आप सब चीज़ में मुझे फॉलो करो, बस राइटिंग मुझे फॉलो मत करना कृपया करके। एसेट्स में आते हैं नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे अभी भी अपनी राइटिंग बहुत अच्छी लग रही है, कहीं आप सोचो कि मैं उसमें गिल्ट में हूँ, गिल्ट विल्ट नहीं है बेटा, हाँ, हम खुश हैं। नॉन करंट एसेट्स और दूसरा आता है करंट एसेट्स। एसेट में बस दो चीजें होती हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। यहां आ जाएगा टोटल एसेट्स। पहले तो आपके दिमाग में ये पिक्चर हमेशा रहनी चाहिए कि आप कहीं भी अटक जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि हमें दिया क्या है, हम बाकी चीजों को निकाल लेंगे। तो लाइबिलिटी में मेनली तीन चीजें हैं, शेयर होल्डर फंड्स, डेट, डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, और आपकी करंट लाइबिलिटी। ठीक है, एसेट्स में दो चीजें आएंगी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस शीट का टोटल आपस में हमेशा मैच करता है, ये तो पता ही है। आपका मैच नहीं करता पर वैसे मैच करेगा, ठीक है, हमेशा मैच करेगा। शेयर होल्डर फंड का घर का नाम है इक्विटी। अगर मैं कभी भी आपसे बोलूं इक्विटी निकालो तो आप समझ जाना सर कह रहे हैं शेयर होल्डर फंड निकाल दो। तो शेयर होल्डर फंड का घर का नाम है इक्विटी। देखा, पहले जरा यहां तक लिख लो। लिख लिया? अब ध्यान देना हम क्या क्या चीजें क्लब कर रहे हैं, ध्यान देते हुए चलना। अगर मैं नॉन करंट लाइबिलिटी को और करंट लाइबिलिटी को जोड़ दूं तो निकल के आ जाएगा टोटल डेट्स। क्या निकल के आ जाएगा? टोटल डेट्स। इसका मतलब यही दिमाग में बिठा लो, डेट अलग है, टोटल डेट अलग है। डेट का मतलब है सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी, बड़ी वाली लाइबिलिटी। टोटल डेट का मतलब है बड़ी वाली लाइबिलिटी प्लस छोटी वाली लाइबिलिटी। तुम्हें क्वेश्चन में फंसाएगा, कहेगा डेट ये है, और किसी क्वेश्चन में बोल देगा टोटल डेट ये है। अब बच्चा कहता है टोटल का मतलब क्या है, टोटल सम, सम तो एक ही चीज होती है, तो दोनों में सेम लगा के क्वेश्चन सेम कर देगा। तो ध्यान रखना, डेट अलग है, टोटल डेट्स अलग है। टोटल डेट का मतलब मैं अपनी छोटी बड़ी सारी लाइबिलिटी आपको बता रहा हूं, डेट का मतलब है मैं सिर्फ आपको बड़ी लाइबिलिटी बता रहा हूं। तो ये ध्यान रख के चलना, ये है आपका की स्किल नंबर 1 जो आपने भूलना नहीं है। ओके, सेकेंड, चले आगे। अगर मैं इक्विटी को और डेट को जोड़ दूं, किसको? इक्विटी और डेट को। ध्यान रहे मैं टोटल लाइबिलिटी नहीं जोड़ रहा, मैं सिर्फ क्या जोड़ रहा हूं? नॉन करंट लाइबिलिटी। बात समझ में आ रही है? मैं सिर्फ डेट को और इक्विटी को जोड़ रहा हूं, तो निकल के आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकल के आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रहेगा? एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल देता हूं, करेंगे अभी, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में, कैलकुलेट करंट रेशियो, कैलकुलेट करंट रेशियो। आपने करंट रेशियो निकाल के दिखानी है। कुछ डेटा दिया हुआ है आपके पास, डेटा आपके पास दिया हुआ है टोटल एसेट्स। सर ये क्या बात हुई, करंट रेशियो में तो सी अपॉन सी एल चाहिए, तब टोटल क्यों दे रहे हो? टीचर फंसाने के लिए तुम्हें टोटल एसेट देगा, तो लिख लो टोटल एसेट्स हैं 10 लाख, 10 लाख। देखा? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स 2 लाख, नॉन करंट एसेट्स 2 लाख। टोटल डेट्स, टोटल डेट्स 6 लाख, टोटल डेट्स 6 लाख। देखा? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख। लिख दिया? शायद मुझे क्वेश्चन में करेक्शन करनी पड़ेगी, पर मुझे ठीक लग रहा है, करेक्शन की शायद जरूरत पड़ेगी नहीं। आपने करंट रेशियो निकालनी है, दिमाग दौड़ाओ। आपने करना है, मैंने नहीं। दिमाग दौड़ाओ। करंट रेशियो का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, जब पर्चियां चलानी ही है तो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, ये तो पता है। चीजें निकालो और पुट करो और बताओ करंट रेशियो कितनी आनी चाहिए। अपने दिमाग में बैलेंस शीट के बारे में सोचो, सारे जवाब मिल जाएंगे। कितना आ रहा है? 8:1।
लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। ऑनलाइन वाले जिन जिन बच्चों का होता जाए बेटा बताते जाएंगे। क्या आंसर आ रहा है? 8:1। 8:1 अलग आ रहा है, मतलब कोई बात नहीं, भले अलग आए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास चार ऑप्शन है बेटा, हम चार आंसर तो निकाल ही सकते हैं, इंस्टीट्यूट भी कह रहा है कि नहीं? आओ जरा देखो, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, यहाँ क्या आता है? टोटल एसेट। यहाँ आता है टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी, इधर आता है इक्विटी, डेट और करंट लायबिलिटी। सिंपल, यही लिखा था ऊपर। देखो क्या क्या गिवन है, टोटल एसेट 10 लाख गिवन है, ये 10 है, तो अंडरस्टूड है ना, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, इसमें तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? अगर ये 10 है तो इधर वाली फिगर भी अपने पास जो 10 ही होगी। अब ये देखो, आपके पास ये दिया हुआ है, ये क्या है? टोटल डेट्स, वरना कितना दिया है? 6 लाख। और देखो आपके पास इक्विटी और डेट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी है, वो कितनी है? 5 लाख। अब आधे बच्चे तो इस समस्या में है कि सर 5 6 तो 11 होता है, नीचे 10 कैसे आ रहा है कि नहीं? अरे भैया डेट 2 बार काउंट हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? डेट को ध्यान से देखो, डेट कैपिटल एम्प्लॉयड में भी काउंट हो रहा है और किस में काउंट हो रहा है? टोटल डेट में। हमें चाहिए क्या? हमें एक तो चाहिए करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट भी थे, वो डाल लो 2 लाख। अगर 10 में से 2 गए तो ये तो 8 लाख है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट रेशियो निकालने के लिए सी ए अपॉन सी एल चाहिए, ये तो 8 लाख हो गया। कहीं से करंट लाइबिलिटी पता चल जाए तो मजे आ जाए। अब कैसे निकालना है वो देखेंगे, ठीक है? अगर मैं 10 में से, ध्यान देना, ये हिस्सा ये 6 माइनस कर दूं तो क्या आप समझ पा रहे हो? इक्विटी पता चल जाएगी 4, है कि नहीं? भाई अगर टोटल लाइबिलिटी सेक्शन में से मैं टोटल डेट को परे कर दूं, हटा दूं, ये मेरी टोटल लाइबिलिटी है, अगर मैं उसमें से ये हटा दूं, ये क्या था? ये मेरा टोटल डेट था। अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पे क्या निकल के आ जाएगी? इक्विटी। अब मुझे ये बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आप बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा, वो क्या था? इक्विटी प्लस डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 5, इक्विटी निकल के आ गई 4, तो डेट कितना हो गया? 1। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब ये बता दो, टोटल डेट भी तो तुम्हें गिवन है। अगर टोटल डेट तुम्हें 6 गिवन है, डेट का फॉर्मूला क्या था? डेट प्लस करंट लायबिलिटी। अब अगर ये आपके पास जो है 1 है, ये करंट लायबिलिटी ये 6 है, तो वैल्यू निकालो, करंट लायबिलिटी कितनी निकल के आ गई? 5। करंट रेशियो अपने पास होगा 8/5। एक नहीं आएगा, जो जो बच्चे बोल रहे थे 1 8:1, 8:1 आंसर नहीं है, आंसर क्या है? 8:5। पर हम 8:5 लिख नहीं सकते, बताओ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 1:2, अपने पास क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। अबे वो करना है ना डिवाइड, मतलब 1:1 में लेकर आना है, तो 8 को 5 डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 1.6 आ जाएगा, तो 1.6:1, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अपने दिमाग में अच्छा नहीं हुआ, ये लो फिर से देखो बेटा, ये लो जी, नॉन करंट एसेट आपके पास है 2 लाख, टोटल एसेट आपके पास है बेटा 10 लाख। मुझे ये बताओ, करंट एसेट 8 लाख आया, इसमें कोई दिक्कत है? पक्का? अब बेटा इस सेक्शन को ध्यान से देखियो, ये है इक्विटी, ये है डेट, और ये है करंट लायबिलिटी। आराम आराम से इस चीज को एनालाइज करियो। बेटा आप 12th का एग्जाम नहीं दोगे, आप एक्जी का एग्जाम दे रहे हो, ये CSET भी नहीं है, ये एक्जी है, तो जाहिर सी बात है टीचर फंसाने की कोशिश करेगा, आपने फंसना नहीं है। अगर ये 10 है तो पक्की बात है ये भी 10 है, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये सोच बेटा, ये जो सेक्शन है ये लो जी, इसमें एक कलर कर देते हैं, ये मेरे को ड्राइंग ड्राइंग आती नहीं है पर आप समझ जाना, ठीक है? ये जो ये ब्लू सेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कैपिटल एम्प्लॉयड का, इक्विटी प्लस डेट। ये कितना दिया हुआ था? कितना था? 5। ओके। अब बेटा ये बता, जो टोटल डेट है हमें वो भी दिया हुआ है, टोटल डेट का मतलब ये वाला सेक्शन, ये भी हमें दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है अपने पास? हिसाब लगा, 6 लाख। अब देख मैं इसके अंदर थोड़ा सा अकाउंटिंग करूंगा, ध्यान सुनियो। अगर मैं अपने टोटल लाइबिलिटी सेक्शन में से टोटल डेट को निकाल दूं तो बेटा मेरे पे इक्विटी आ जाएगा। रीजन समझ कैसे? ये मेरे पे अपने पास जो है ये टोटल लाइबिलिटी है, दिस इज टोटल लाइबिलिटी।
अगर उसमें से ये चीज चली गई, इसमें से ये चला गया, तो जाहिर सी बात है इक्विटी निकल के आ जाएगा ना। पता यहां तक बात समझ में आई? इसको निकाल, ये है 10 लाख, टोटल डेट है 6 लाख, तो इक्विटी कितना आया बेटा? 4 लाख। क्लियर? अब इक्विटी और डेट तेको बोला है 5 है, तो अगर बेटा ये 4 है तो ये कितना होगा ये बता? ये हो जाएगा 1 लाख। बात समझ में आई? अब तेरे पे डेट और करंट लायबिलिटी बोला 6 है, जिसमें डेट 1 है, तो बता करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 5। तो ये जब 5 निकल के आ गया तो करंट लायबिलिटी 5 लाख है। करंट एसेट पहले ही 8 लाख निकाल चुके हैं, करंट रेशियो हो जाएगा 8/5, रेशियो हो गई 1.6:1। हो जाएगा? कर लोगे? तो मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बोलेगा करंट रेशियो निकालो तो करंट एसेट दे के दे देगा जो थाली में सजा के कि ले बेटा ये से बस डिवाइड करके दिखा दे, ऐसा नहीं है। वो तुम्हें एक बहुत बढ़िया सी जो है रेसिपी बना के देगा, तुम्हें उस रेसिपी को अलग करते चलना है। तो की स्किल ध्यान रखो, की स्किल में क्या है? इक्विटी डेट को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा, डेट और करंट लायबिलिटी को मिला के टोटल डेट बनेगा। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो कि टोटल डेट दिया है या डेट दिया है, ये ध्यान से पढ़ना है। ओके, कर लोगे? एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, करके आना घर से। हाँ वैसे मतलब पक्की बात है गलत ही होने वाला, लेकिन फिर भी करना, स्टंट मार के आना, ठीक है? लिख ले, टोटल एसेट्स अपने पास है 40 लाख, टोटल एसेट है 40 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख, डेट्स दे रखा है 10 लाख, डेट्स दे रखे हैं 10 लाख, और नॉन करंट एसेट अपने पास है 5 लाख। आपने करंट रेशो घर से निकालनी है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, और बुक के कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आपने करने हैं। बेटा बुक दिखा दो एक। अच्छा, अभी से आंसर भी भेज दिया है, आधे बच्चों ने सॉल्व करके आंसर भी भेज दिया है। पेज नंबर मार्क कर लो। सबसे पहले पेज नंबर आपके पास 68, चीजें मार्क कर लो 68। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टिक कर लो, घर से रीड करना है। पेज नंबर 68 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, घर से रीड करना है। पेज नंबर 70 यूजर्स, रीड करना है। पेज नंबर 70 यूजर्स, रीड करना है। हमारी बुक ये वाली है। अरे वो कॉपरेट की होगी बेटा बुक, वो अच्छा इसी में है, तो इसका मेरे को पेज नहीं पता बेटा, चैप्टर निकाल लो, चैप्टर सेम ही है ना? हाँ बस ठीक है, बस आ जाओ, सेम ही है तो आओ जी। पेज नंबर है 74, एमसीक्यूज चालू हो रहे हैं, उसमें एमसीक्यू जरा मार्क कर लो कौन कौन से आपने करने हैं। पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 मिल गया? भाई मैंने गलत पेज तो निकाल दिया ना, सही है ना? हाँ पेज नंबर 74 सही है। हाँ क्वेश्चन इसके अंदर जो वो मार्क मार्क करते हुए चलना है। सबसे पहले अपने पास 59 क्वेश्चन टिक कर लो, या खाली लिख लें 59 क्वेश्चन। फिफ्टी नाइन है, विच बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रॉस मार्जिन रेशियो, विच बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रॉस मार्जिन रेशियो, ठीक है? और मार्क कर लें क्वेश्चन नंबर अपने पास 12 से लेके 12 से 19, 12 से 19, 12 से 19, उसके बाद 37, 37, उसके बाद 41, 42, 43, बस। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, ये ले बेटा। आपने जहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया था उस फ्लो चार्ट में ये चीज़ ऐड कर लो, जहाँ कहीं भी फ्लो चार्ट आपने बनाया था। ये लो जी, कुछ रेशियो उसकी ना बेटा आइडल रेशियो होती है। आइडल रेशियो मतलब कि ये इतना होगा तो बेस्ट है। जैसे करंट रेशियो के साथ लिख लें, आइडल रेशियो अपने पास है 2:1। पेपर में पूछेगा करंट रेशियो कितनी होनी चाहिए किसी कंपनी की, तो लिख देना 2:1 होनी चाहिए। क्विक रेशियो कितनी होनी चाहिए किसी कंपनी की? 1:1 होनी चाहिए। हाँ, ये बस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम इस पर अपनी पूरी टिप्पणी देकर आ जाओ कि ये नहीं है तो ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करना, ये बस होनी चाहिए।
ठीक है। डॉक्टर जब तुम्हारा टेस्ट करता है वो क्या बताता है, वो कहता है भाई तेरा हीमोग्लोबिन कम है, बस वो ऐसे रिपोर्ट बताता है भाई ये कम है बस। अभी क्या करना है क्या नहीं करना वो उसके ऊपर, पेशेंट के ऊपर, डॉक्टर नहीं बताएगा। ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो भी कितनी होनी चाहिए, 2:1। बस ये 3 की आइडियल रेशियो है, एक करंट, एक क्विक, एक डेट इक्विटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका पेपर में, कहता है डेट इक्विटी रेशियो की आइडियल रेशियो क्या है, 2:1। करंट रेशियो 2:1, क्विक रेशियो 1:1। याद रहेगा, इतना होना चाहिए। अब है नहीं है वो कंपनी के ऊपर है, वो कंपनी देगा, हमें हमें कुछ मतलब नहीं है इससे। ठीक है। इस लेक्चर के बाद जो आपका अगला लेक्चर होगा वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर होगा, तो अगली क्लास में हम लोग अपने फॉर्मुले जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर अपने टॉपिक को जो आगे लेके चलेंगे। ठीक है। इस चैप्टर पे लगभग आपकी 4 क्लासेस जरूर लगेगी, लगभग 4 क्लास, क्योंकि फॉर्मुले सारे एक दिन में तो कवर होंगे नहीं। तो जितने क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो अच्छे से करना। असाइनमेंट भी आएगा इसका, असाइनमेंट भी साथ साथ इसका निपटा देना, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेसिस पे आधार रहेंगे। ठीक है। दैट्स इट। हाँ फॉर्मुले मैं याद कराऊंगा, फॉर्मुले की चिंता नहीं है, फॉर्मुले मैं याद कराऊंगा। चलें, थैंक यू सो मच, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।